नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के चौथे वीक से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि पेट वगैरह में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का आयकर दिवस 161वां आयकर दिवस है। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत में आयकर की शुरुआत की थी। 2010 में आयकर विभाग ने 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। आयकर विभाग एक वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका नेतृत्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT करता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगर बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT की, तो यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों की उगाही और संग्रह से संबंधित मामलों से संबंधित है। CBDT का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना 750 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यह क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। लेह और कारगिल क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र होगा। कैबिनेट ने संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 नामक एक विधेयक पेश करने को भी मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा और लद्दाख के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को भी मंजूरी दी है। बात अगर लद्दाख की जाए तो यह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान से घिरा है। यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर पुरस्कार विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। यह खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों, प्रदर्शन और खेलों में योगदान के लिए सम्मानित करता है। केरल की सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी भगीरथी अम्मा का 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2 साल पहले साक्षरता परीक्षा पास की थी। वह केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके असाधारण योगदान के लिए
उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2019 में राज्य द्वारा संचालित केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित चौथी कक्षा की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में जनता के लिए खोल दिया गया है। यह रोबोटिक्स हथियारों द्वारा मुद्रित किया गया है और अभिनव सेंसर नेटवर्क से लैस है। सेंसर पुल की संरचना और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सेंसर ब्रिज में तनाव, विस्थापन, कंपन, वायु गुणवत्ता और तापमान पर डेटा एकत्र करेगा। सेंसर से एकत्रित डेटा का उपयोग इंजीनियरों द्वारा यह समझने के लिए किया जाएगा कि बड़े पैमाने पर और अधिक जटिल निर्माण परियोजनाओं के लिए 3D प्रिंटेड स्टील का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसे डच कंपनी MX3D ने 4 इंडस्ट्रियल रोबोट की मदद से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने देश में सहकारी समितियों से संबंधित 97वें संशोधन अधिनियम और संविधान के भाग 9 बी के हिस्से को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि 97वें संविधान संशोधन के भाग 9 बी को संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। संविधान का भाग 9 बी निगमन बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की शर्तों और सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन दिसंबर 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया था और यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368(2) द्वारा अनिवार्य आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था। अनुच्छेद 368 के अनुसार राज्य सूची के विषयों में परिवर्तन करने वाले संशोधन के लिए आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक है। हाल ही में सरकार ने सहकारी समितियों के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। एक सहकारी समिति आम जरूरतों वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो आम आर्थिक हितों के लिए हाथ मिलाते हैं। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की अभी पुष्टि की है। भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन ने कहा कि स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA से जुड़कर खुश है। ISA के महानिदेशक अजय माथुर ने कहा कि उन्हें ISA में स्वीडन का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन द्वारा नवाचार, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आभासी शिखर सम्मेलन के 4 महीने बाद स्वीडन ने ISA के लिए रूपरेखा समझौते की अभिपुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की बात करें तो इसे 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तेजी से और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान करना है। भारतीय भारोत्तोलन
में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। वह ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। वह टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। चीन की झी हुई होऊ ने महिलाओं के 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका आयस ने कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम भार उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। करणम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड जीता था। उन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल गेम्स में गोल्ड जीता था। जसकरण सिंह ने 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता। वह उज्बेकिस्तान के कामरोनबेक कदमोव से हार गए। भारत महिला कुश्ती टीम ने भी रजत पदक जीता। फ्री स्टाइल टीम के साथ तनु, कोमल, अमन गुलिया, सागर जगलान, चिराग और जयदीप ने भी स्वर्ण पदक जीता। अंकित गुलिया, वर्षा और साहिल को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पीएम मोदी ने 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 13 पदक जीतने पर भारतीय कुश्ती दल को बधाई दी। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 17 साल से कम उम्र के दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल और महिला पहलवान प्रतिस्पर्धा करते हैं। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने के 44वें सत्र में यह निर्णय लिया गया। मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। भारत को अब अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल मिल गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी और कहा कि रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश की उत्कृष्ट शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जूनियर श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान में विश्व विरासत समिति में 21 सदस्य हैं और चीन समिति का अध्यक्ष है। मंत्री ने कहा कि विश्व धरोहर समिति की बैठक 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। वर्तमान में चल रही ऑनलाइन बैठकों में 2020 और 2021 के नामांकन पर चर्चा की गई। रामप्पा मंदिर पर चर्चा 25 जुलाई 2021 को हुई थी। रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर की बात करें तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा निर्मित है। मंदिर में पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे के आकार के चबूतरे पर खड़ा है जिसकी दीवारों, खंभों और छतों पर बारीक नक्काशी की गई है। एक यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की थी कि मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की
आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा था। वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। उन्हें हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के विषयों में उनके अद्वितीय समर्पण, व्यावसायिकता और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इसका नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता और ब्रिटिश एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर थे। अरुणाचल प्रदेश ने अपना आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बनाने के लिए आईआईएम शिलांग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार और आईआईएम शिलांग के निदेशक प्रोफेसर डीपी गोयल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संस्थान और पूर्वोत्तर में किसी भी राज्य सरकार के बीच अपनी तरह का पहला समझौता है। इस समझौता ज्ञापन के तहत अरुणाचल प्रदेश आईआईएम शिलांग के डॉक्टर एपीजे केंद्र को राज्य के आधिकारिक थिंक टैंक और ज्ञान भागीदार के रूप में मान्यता देगा। आईआईएम शिलांग हथकरघा, बागवानी, पर्यटन, रसद और बीपीओ क्षेत्रों में व्यापार विकास के लिए नीतियां और रोड मैप विकसित करने के लिए राज्य सरकार की मदद करेगा। आईआईएम शिलांग राज्य के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रबंधकीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। ईटानगर में एक ज्ञान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो युवाओं को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यह असम, नागालैंड, भूटान, म्यांमार और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पेमा खांडू वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। कटलैस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास का आयोजन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जाएगा। भारत की ओर से भारतीय नौसेना जहाज तलवार इस अभ्यास में भाग ले रहा है। कटलैस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। भारतीय नौसेना अभ्यास में प्रशिक्षक की भूमिका में भाग ले रही है। अभ्यास का मुख्य फोकस पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर है और यह समुद्री कानून, प्रवर्तन क्षमता और क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा। भाग लेने वाले देश विभिन्न समुद्री सुरक्षा अभियानों में भाग ले रहे हैं। सूचना साझा करना अभ्यास के प्रमुख फोकस में से एक होगा। अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री नीति और सागर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी का विकास विजन को मजबूत करेगी। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा है। बीएस येदियुरप्पा ने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 2008 में पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। वह शिमोगा जिले के शिकारीपुरा
निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। वह राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संचार के एक प्रमुख चैनल के रूप में कार्य करता है। वह राज्य विधानसभा में बहुमत के माध्यम से चुना जाता है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें शपथ दिलाई। वह कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। वह बीएस येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे। वह भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से हैं। वह सिग गांव से 3 बार विधायक और 2 बार एमएलसी रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात तो हमने की ही कि वह राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और भारतीय संविधान की धारा 163 से 164 के में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। कच्छ के रण में हड़प्पा कालीन स्थल कच्छ के रण में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना। यूनेस्को ने चीन के फुजै में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान अपने निर्णय की घोषणा की है। धौलावीरा 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल था। हाल ही में तेलंगाना में स्थित रामप्पा मंदिर को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। 2014 से भारत ने 10 नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े हैं। सरकार भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के पास अब 40 विश्व धरोहरें हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। बात अगर धौलावीरा की करें तो यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1968 में की थी। यह अपनी जल प्रबंधन प्रणाली, बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र और विशेष दफन संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीप में 5वां सबसे बड़ा है। धौलावीरा एक सुनियोजित शहर था। इस पुरातात्विक स्थल के 2 भाग हैं, एक दीवार युक्त नगर और दूसरा नगर के पश्चिम में एक अंत्येष्टि स्थल। यह शहर तीसरी से दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के बीच फला फूला। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण वोल्गोग्राद, जो वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिम रूस का एक शहर है, में आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास 1 से 13 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के 250 कर्मी भाग लेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त बल द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मैंडेट के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन शामिल होगा। अभ्यास इंद्र 21 भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंतः क्रियाशीलता को और मजबूत करेगा। यह दोनों देशों की टुकड़ियों को सर्वोत्तम कुशलताओं को साझा करने में सक्षम करेगा।
मैड्रिड के प्रतिष्ठित पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में के सूची में जोड़ा गया है। पासेओ एक विस्तृत वृक्ष पंक्ति वाला यानी कि ट्री लाइन्ड एवेन्यू है जो प्राड ओ संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है। ब्यून रेटिरो पार्क 125 हेक्टेयर में फैला हरित क्षेत्र है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में पासेओ डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो पार्क का जुड़ना मैड्रिड के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। बुएन रेटिरो पार्क मैड्रिड में के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। अन्य साइटें जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई हैं उनमें कांझाओ सांग युआन चीन में विश्व एक एम्पोरियम है, विश्व का एम्पोरियम, काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर तेलंगाना भारत, और ट्रांस ईरानियन रेलवे ईरान, इसे भी शामिल किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना ने पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नेतृत्व किया था। वह एजीएमयूटी कैडर के बाहर से दिल्ली पुलिस आयुक्त बनने वाले कुछ अधिकारियों में से एक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना की सेवा को 1 साल के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस यह गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। 1978 में दिल्ली पुलिस अधिनियम पारित किया गया था जिसे आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की। संसद ने नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है। यह प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 की जगह लेगा। यह नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी विकास को शामिल करने में मदद करेगा। यह विधेयक औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने और समकालीन समुद्री उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उन्हें नए कानून के साथ बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है। सुरक्षित नौचालन के लिए भारत में प्रकाश स्तंभ एवं दीपक का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 द्वारा प्रशासित है। नया अधिनियम नौचालन के लिए सहायता एवं पोत परिवहन सेवाओं से संबद्ध मामलों के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करेगा और नौवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। पुरी देश का पहला शहर बना है जहां नल से 24 घंटे गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे करीब 2.5 लाख निवासियों को फायदा होगा। खाना पकाने और पीने के उद्देश्य के लिए नल से निस्पंदन के बिना पानी का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा पेयजल स्वास्थ्य, जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। साफ पानी के लिए उड़ीसा का बजट आवंटन 5 साल में दोगुना हो गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुजल या ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किया। इसे उड़ीसा के 14 शहरों में लागू किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में एक बटालियन के साथ की गई थी। वर्तमान में इसकी 246 से अधिक बटालियन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे
बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह मुख्य रूप से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता करता है। यह दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में शीर्ष 10 कृषि उपज निर्यातकों में से एक था। 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ भारत 9वें स्थान पर था। 2019 में यूरोपीय संघ वैश्विक कृषि निर्यात में 16.1% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर था। भारत 2019 में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना और 7.6% के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक था। मांस के निर्यात में भारत 8वें स्थान पर था। वैश्विक कृषि निर्यात में 13.9% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर था। ब्राजील 7.8 की हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक था, जबकि चीन 2019 में चौथे स्थान पर था। शीर्ष 10 निर्यातक वैश्विक कृषि निर्यात में 96% से अधिक का योगदान करते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वह 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1954 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वह 1956 में मलेशिया में चैलेंजर इंटरनेशनल जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 1951 और 1963 के बीच थॉमस कप में भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 16 एकल मैचों में से 12 और युगल में 16 में से 18 मैच जीते। उन्होंने 1965 में जमैका में राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक सम्मेलन में भाग लिया। वह एससीओ के सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27 जुलाई को 3 दिवसीय यात्रा पर दुशांबे पहुंचे। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे भी एससीओ की बैठक में शामिल हो रहे हैं। ताजिकिस्तान इस साल एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इससे पहले 14 जुलाई को एससीओ राज्यों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुशांबे गए थे। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बात करें तो इसके निर्माण की घोषणा 2001 में 6 देशों के नेताओं ने की थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान जून 2017 में इसमें शामिल हुए थे। अन्य 6 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। व्लादिमीर नूरोव इसके महासचिव हैं। संसद ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसने किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में
संशोधन किया गया है। इस संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को मामलों के त्वरित निपटान और जवाबदेही बढ़ाने के लिए गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी चाइल्ड केयर संस्थान का पंजीकरण जिलाधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट अब स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और बाल देखभाल संस्थानों के कामकाज का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस संशोधित विधेयक के तहत CWC सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य असुरक्षित बच्चों की देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपना है। बिहार विधानसभा ने राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। राज्य के इस प्रथम खेल विश्वविद्यालय से सभी खेल संबंधी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शारीरिक शिक्षा के कॉलेज संबद्ध होंगे। यह देश का छठा खेल विश्वविद्यालय होगा। संभवतः इसे राजगीर में स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल कला, संस्कृति और युवा विभाग के अधिकारियों की एक टीम द्वारा तैयार किया गया था। बिहार विधानसभा ने पंचायतों में सलाहकार समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बिहारी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 भी पारित किया। बात अगर बिहार की करें तो यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। मोमिजी निशिया ने पहला ओलंपिक महिला स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग गोल्फ सिर्फ 13 साल की उम्र में जीता। वह पहली महिला ओलंपिक स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग चैंपियन बनी हैं। वह ओलंपिक खेलों में अब तक की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक बनी हैं। ब्राजील की रायसा लील और जापान की नाकायामा फूना 2 उपविजेता रहीं। बर्लिन में 1936 के खेलों में यूएसए की टीम की मार्जोरी ग्रेस्टिंग सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता थीं। महिलाओं की तैराकी प्रतियोगिता में ग्रेस्टिंग ने स्वर्ण पदक जीता था। फिलीपींस रोपड़ के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस को पहले ही अन्य देशों में खाद्य सुरक्षा की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फिलीपींस वाणिज्यिक खेती को मंजूरी देने वाला पहला देश है। कृषि विभाग फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान डीएन फिल राइस ने अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के साथ साझेदारी में गोल्डन राइस विकसित किया। इसमें बीटा कैरोटीन का उच्च स्तर होता है, जो शरीर के अंदर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। दुनिया भर में लगभग 190 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से पीड़ित हैं, जो बचपन में अंधेपन का कारण बनता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। छोटे बच्चों के विटामिन ए की अनुमानित औसत आवश्यकता 50% तक प्रदान करने के लिए गोल्डन राइस आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। प्रोफेसर इंगो पोर्ट्रिकस और पीटर बेयर ने पहली बार 1980 के दशक के अंत में गोल्डन राइस की कल्पना की थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है। इसका मुख्यालय
लॉस बानोस फिलीपींस में है। बात अगर विटामिन ए की करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस और जेरोफ्थाल्मिया हो जाता है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियों और मछली के लीवर का तेल इसके सामान्य स्रोत हैं। ज्वेलरी स्टार्टअप जीवा ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसेंद्र अग्रवाल जीवा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। गोदरेज एक्सपोर्ट्स ईजी ने अभिनेता सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। गोदरेज एक्सपर्ट भारत का पहला हेयर कलर ब्रांड है। WWF इंडिया ने श्रुति हसन को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। WWF प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो पट्रोन ने पूजा हेगड़े को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक CATS मान्यता मिली। मान्यता प्राप्त 14 बाघ अभयारण्यों के नाम निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं। असम में मानस, काजीरंगा और ओरांग। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। केरल में परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। उत्तर प्रदेश में दुधवा। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र में पेंच। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। तमिलनाडु में मुदमलई और अनामलई टाइगर रिजर्व। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तेंदुओं, सह-परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति 2018 रिपोर्ट भी जारी की। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। 2018 में भारत बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल अनुमानित आबादी 2014 में 7,910 से बढ़कर 2018 में 12,852 हो गई। आयोजन के दौरान वैश्विक बाघ दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के त्रैमासिक समाचार पत्र स्ट्राइप्स का एक विशेष संस्करण भी जारी किया गया। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान वन और वन्य जीव संरक्षण को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS की अगर बात करें तो टाइगर रेंज कंट्रीज TRC के वैश्विक गठबंधन द्वारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी कि CATS को मान्यता संबंधी उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्हें आधिकारिक तौर पर 2013 में लॉन्च किया गया था। वे लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं और प्रासंगिक संरक्षित क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हैं। भूत जोलोकिया मिर्च की एक खेप पहली बार नागालैंड से लंदन निर्यात की गई। भूत जो भूत जोलोकिया मिर्च को किंग मिर्च या राजा मिर्चा के नाम से भी जाना जाता है। भूत जोलोकिया मिर्च स्कोविल हीट यूनिट्स
SHU पर आधारित दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है। भूत जोलोकिया मिर्च को 2018 में जीआई प्रमाणीकरण मिला। यह मुख्य रूप से नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है। यह अपने चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में मसाले के रूप में किया जाता है। भूत जोलोकिया मिर्च के निर्यात से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से भौगोलिक संकेतों जीआई वाले उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। एपीडा ने इस खेप के निर्यात के लिए नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ सहयोग किया। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे पुराने जंगलों में से एक है। यह भारत के मध्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की आत्मा है। सतपुड़ा में देश की बाघों की आबादी का 17% और बाघों के आवास का 12% हिस्सा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पौधों की 1300 से अधिक प्रजातियां, स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, पक्षियों की 254 प्रजातियां और सरीसृप की 30 प्रजातियां हैं। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड की अगर बात करें तो नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड का गठन 2011 में किया गया था। यह व्यक्तियों और संस्थानों को जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह 5 कैटेगरी में दिया जाता है। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी की गई है। 6 जुलाई को जारी अंतिम अधिसूचना में तीसरे लिंग के लिए सभी सामान्य और आरक्षित श्रेणियों में 1% आरक्षण प्रदान किया गया है। यदि ट्रांसजेंडर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो अधिसूचना के अनुसार उसी श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। बात अगर कर्नाटक की करें तो यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। इसके राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। इसमें द्विसदनीय विधायिका है। नासिर कमल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BCAS के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की बात करें तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक विंग है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा की देखभाल करता है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह शुरुआत में जनवरी 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हैं। इफ्को ने नैनो यूरिया तरल की तकनीकी के हस्तांतरण के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
MOU के तहत इफ़को बिना किसी रॉयल्टी के NFL और RCF को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से तरल नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा और यह किसानों द्वारा इसकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएगा। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इफ़को ने 2 महीने से भी कम समय में 8.23 लाख नैनो यूरिया बोतलों का उत्पादन किया है। बात अगर नैनो यूरिया की करें तो नैनो तकनीक की मदद से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया के रूप में जाना जाता है। नैनो यूरिया के व्यावसायिक उपयोग को सरकार ने 2020 में मंजूरी दी थी। नैनो यूरिया की खपत को 50% तक कम कर देता है और इसे स्टोर करना आसान होता है। यह फसल की उत्पादकता को 18 से 35% तक बढ़ाने और खेती के लिए लागत के बोझ को कम करने में मदद करता है। सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यह वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगा। इससे MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन में OBC छात्रों और EWS छात्रों को फायदा होगा। अखिल भारतीय कोटा योजना 1986 में छात्रों को अधिवास मुक्त योग्यता आधारित अवसर प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कुल उपलब्ध स्नातक सीटों में से 15% और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध PG सीटों का 50% अखिल भारतीय कोटा के तहत है। देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने के लिए कदम उठाया गया है। पिछले 6 साल में देश में MBBS की सीटों में 56% का इजाफा हुआ है। वैश्विक तंबाकू महामारी का WHO की 8वीं रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट 2008 से तंबाकू नियंत्रण में देशों द्वारा की गई प्रगति को टैग करती है। रिपोर्ट पहली बार इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जैसे ई-सिगरेट पर डेटा प्रदान करती है। रिपोर्ट का शीर्षक वैश्विक तंबाकू महामारी 2021 पर WHO की रिपोर्ट एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स है। रिपोर्ट में WHO द्वारा अनुशंसित तंबाकू नियंत्रण उपायों को अपनाने में वृद्धि हुई है। WHO द्वारा 6 WER उपयोग पेश किए गए थे। एमपावर उपायों का उद्देश्य तंबाकू की मांग को कम करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेपों के देश स्तरीय कार्यान्वयन में सहायता करना है। एमपावर उपाय आगे दिए गए हैं। तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी, लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाना, तंबाकू का सेवन छोड़ने में मदद करने की पेशकश करना, तंबाकू के खतरों के बारे में लोगों को आगाह करना, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन पर प्रतिबंध लागू करना, तंबाकू पर कर बढ़ाना। तंबाकू में पाया गया है कि नए निकोटीन और तंबाकू उत्पादों से उत्पन्न खतरों से निपटने की आवश्यकता है और 84 देशों में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणालियों के अनियंत्रित प्रसार से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की कमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 102 देशों ने 2007 के बाद से उपलब्धि के उच्चतम स्तर पर एक या अधिक एमपावर उपायों की शुरुआत की है और सभी देशों में से आधे से अधिक अब सर्वोत्तम अभ्यास स्तर पर तंबाकू पैकेजिंग पर ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी से कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप करंट अफेयर, जीके, जीएस से रिलेटेड क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी का एक बार पुनः पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही और भी वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। आज के लिए मैं आपसे अब अनुमति चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।